बच्चों, मैं प्रिया राठौर विदाउट ई आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप रिवीजन कर लीजिए बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि आने वाला है चैप्टर 2 के एमसीक्यूज और वही लेकर मैं आपके लिए आई हूँ आज। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि आपने ज़बरदस्त तैयारी कर ली होगी इस चैप्टर की, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 ही है, वहाँ तक तो पहुँच ही गए होंगे और इसका वन शॉट भी आ चुका है, तो और भी तैयारी कर ली होगी। तो आज मौका है आपके पास अपने आप को टेस्ट करने का कि आपने और आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, चलिए एक एक को एमसीक्यूज को आप लिखते जाइएगा। जैसे यह एमसीक्यूज आपके सामने आता है, जब मैं आंसर बताऊंगी तो आप चेक कर लेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत। ठीक है, चलिए और शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि था पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, उसका चैप्टर 2 के एमसीक्यूज क्लास 12th। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है कि पुंकेसर फर्टाइल भाग क्या होता है। कुछ इंग्लिश वर्ड आज आएंगे आपके सामने और वो मैंने जानबूझकर लिए हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए। कई बार मैंने बिहार और यूपी के बोर्ड पेपर देखे हैं जहाँ पे इंग्लिश में भी वर्ड लिखे हुए हैं और इसीलिए अब आप सजग हो जाइए, बिल्कुल हिंदी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो फर्टाइल का मतलब क्या है? ऐसी चीज जिससे कुछ ना कुछ क्या हो, उत्पादन हो। ठीक है, या जिसको हम कहते हैं उपजाऊ कहते हैं, या जननक्षम, अगर बिल्कुल हिंदी वर्ड आप देखना चाहते हैं, जो फर्टाइल है, जो कुछ उत्पन्न कर सकता है। अब पुंकेसर की बात हो रही है तो इन द सेंस कि वो क्या उत्पन्न कर सके, परागकण उत्पन्न कर सके, ये बात कह रहा है। तो परागकण उत्पन्न करने वाला या फर्टाइल भाग कौन सा है? परागकोश, पराग तंतु, संयोजी ऊतक या ओव्यूल। ठीक है, तो आंसर आपको पता है कि कहाँ पे बनते हैं परागकण? पराग कोश के अंदर, यानी कि एंथर के अंदर बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है पुष्पीय अंग किसका रूपांतरित भाग होता है? मतलब जो पुष्प बनता है वो किसका रूपांतरित भाग होता है? क्या होता है पहले जिससे पुष्प बना होगा पास्ट के अंदर? पत्तियों का, शूट का, स्पोरेंजिया का या मूल का? सबसे अच्छा क्वेश्चन क्लास 11 से कनेक्ट करके इसको दिया हुआ है। तो पुष्प जो होते हैं वो रूपांतरित प्ररोह होते हैं, यानी कि शूट होते हैं। प्ररोह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शूट। ऐसी थ्योरी मानी जाती है कि पहले ये फूल जो है, यहाँ पे पत्तियां रही होंगी अलग अलग प्रकार की, और धीरे धीरे क्या हुआ कि तने की जो पर्व और पर्व संध्या होती है वो धीरे धीरे कंजस्टेड होने लगी, संघनित होने लगी। और संघनित होगी तो आपने कभी वो क्राफ्ट वाले को देखा होगा जो कमल का फूल बनाता है, वो पहले ऐसे लंबा बनाता है और फिर उंगली डाल के सबको दबा देता है। तो ऐसे ही इस तने के साथ हुआ होगा कि जब ये पर्व व पर्व संध्या दब गई होंगी तो ये सारी पत्तियां एक साथ कुछ ऐसे आ गई होगी और धीरे धीरे ये पत्तियां भी रूपांतरित हो गई और अलग अलग चीजें बना ली, जैसे दल, बाहरी दल और पुंकेसर और एंथर। और इसके हमारे पास प्रमाण भी हैं जो आप इन फ्यूचर कभी पढ़ेंगे। ठीक है, शूट्स का जो है वो रूपांतरण होता है पुष्प। नेक्स्ट है भारतीय आवृत बीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन से हैं? BN जौहरी, BGL स्वामी, RN कपिल और P महेश्वरी। यह बिहार के एक मॉडल पेपर के अंदर क्वेश्चन है, तो इसको इग्नोर मत करिएगा कि हमें पढ़ाया नहीं है, हमारे पास नहीं है। आंसर मैं बता देती हूँ, शायद आपको पता ना हो, और वो है P महेश्वरी को कहा जाता है भारतीय आवृत बीजी, यानी कि एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो है उसकी स्टडी, अध्ययन का या श्रेय किसको जाता है? P महेश्वरी को जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है पौधों का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक से अधिक दूसरी पीढ़ी होती है? बिल्कुल फास्ट चल रहे हैं हम, क्योंकि जैसे मैंने कहा रिवीजन करा हुआ है तो बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, ऑब्जेक्टिव है। चलिए, अंकुरित परागकण, बीज, अनिश्चित बीजांड या भ्रूण, क्या होता है? ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक पीढ़ी के अंदर दूसरी पीढ़ी आपको दिख जाए? तो ऑब्वियसली वो क्या है? बीज होता है, क्योंकि बीज के अंदर ही हमारा भ्रूण विकसित होता है और उसी भ्रूण से आगे की ओर नया जो है पौधा जन्म लेता है ना, जिसको नवोद्भिद कहते हैं, स्प्रिंग। ठीक है, यंग स्प्रिंग कहते हैं। तो चलिए, बीज इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है? लघु बीजाणुधानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम।
माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम की सबसे आंतरिक परत पूछ रहा है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, टेपिटम या मध्य परत। तो लघु बीजाणुधानी का अगर हम बात करें तो हमने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर पढ़ा था। यहाँ पे भी जो है 2 थीका होंगे, इस तरह से बटरफ्लाई की तरह हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, इस तरह से। ये 2 लोब थे और यहाँ पे 4 लघु बीजाणुधानी थी। और लघु बीजाणुधानी की जब हम अंदर की बात करते हैं परतों की, तो सबसे पहली परत जो होती है वो होती है एपिडर्मिस। रिवीजन भी होता जा रहा है एक तरह से, मैं सोचती हूँ आपका इनके साथ। एपिडर्मिस, उसके बाद होती है अंतस्थीशियम, जिसको एंडोथीशियम भी कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद होती है मध्य परत, और सबसे अंदर की तरफ बीजाणुधानी के बिल्कुल आसपास जो होती है वो होती है टेपिटम। तो सबसे अंदर की तरफ कौन सी होती है? टेपिटम होती है। सी जो है वो सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है या प्रतिनिधित्व करता है? नर युग्मोद्भिद का, मादा युग्मोद्भिद का, दोनों का, या कोई नहीं? सबसे सिंपल क्वेश्चन है भाई, परागकण की बात हो रही है तो ऑब्वियसली नर की कैटेगरी में आएगा, और ये नर गैमेटोफाइट का प्रतिनिधित्व करता है, मेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट है, परागकण की बाहर चोल किससे बनता है? परागकण का जो बाहर चोल है वो किससे बनता है? सेलुलोज, पेक्टिन, स्पोरोलेनिन या टेपिटम। तो परागकण को जब हम देखें तो परागकण में बाहर की ओर एक कांटेदार बाहर चोल होता है, एक्साइन जिसको कहते हैं। साथ में मैं इंग्लिश बोलती जा रही हूँ, लिखूं या नहीं लिखूं टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। हो सकता है मैं बोल देती हूँ इंग्लिश में लेकिन लिखती नहीं हूँ, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है, ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं भाई, ठीक है। एक्साइन, और अंदर की तरफ होती है इंटाइन यानी कि अंतस्चोल। ये कह रहा है बाहर वाली जो परत होती है उस पे क्या होता है? तो बाहर वाली परत पे एक स्पेशल प्रकार का रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिसको हम कहते हैं स्पोरोलेनिन। और ये पोलोलेनिन क्या है? सबसे जीव जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ है अभी तक का। जीव जगत में सबसे कठोरतम पदार्थ है। अभी तक ऐसा कोई केमिकल सामने नहीं आया है जो स्पोरोलेनिन को गला सके। तो ये क्या करता है? पराग कणों की रक्षा करता है। आप कहेंगे इसका पराग कण में क्या काम है? ये पराग कणों का गर्मी, सर्दी, बारिश, जितनी भी विपरीत परिस्थितियां होती है उसमें पराग कण की रक्षा करता है। एक्साइन के अंदर होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, पराग कण के बाहरतम चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्रक को कहते हैं। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये पिछले एग्जामों में आए हुए भी हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चन कुछ मॉडल पेपर के हैं, तो बिल्कुल भी इन क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, बिल्कुल प्रॉपर वे में आप इसको करें यहाँ पे। नेक्स्ट है, परागकण के बाहर चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्रक या छेद, अगर आपको छेद भी बोल दे तो वो क्या है? बाहर चोल, अंतःचोल, जनन छिद्र, जनन कोशिका। अभी परागकण बनाया तो परागकण का जो बाहर चोल होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, उसके बीच में कहीं कहीं पे जगह होती है। कुछ ज्यादा ही बड़ी जगह बनाई है मैंने, लेकिन आपको दिखाने के लिए, इतनी बड़ी होती नहीं है। तो ये जगह जो है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है जनन छिद्र। इसको कहते हैं जर्मिनल पोर। जर्मिनल पोर क्या काम आता है ये? इसका काम क्या है? जनन छिद्र कहते हैं, ये पराग नलिका को निकलने में सहायक होता है। पराग नलिका इसी जगह से निकलती है, यहीं से, जहां पे भी है ये ऐसे पराग नलिका को निकलने में सहायक होता है, क्योंकि अंतःचोल से बाहर आएगी पराग नलिका। नेक्स्ट है, जब एक पराग कोश अपरिपक्व होता है तब घने सुस्पष्ट सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है, इसे क्या कहते हैं? जब पराग कोश अपरिपक्व होता है, वापस चले उसी जगह पर, 4 वाला जो डायग्राम है हमारा, यहाँ पे भी थोड़ा सा, ठीक है। 4 हमारे पास लघु बीजाणुधानी है, और लघु बीजाणुधानी स्टार्टिंग में जब इमैच्योर होती है तो इमैच्योर के वक्त उसमें
एक जैसा उत्तक पाया जाता है उस उत्तक को क्या कहते हैं, क्योंकि बाद में जब वो परिपक्व होती है तब लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। उससे पहले क्या होता है, लघु बीजाणु जनन उत्तक, लघु बीजाणु चतुष्क, लघु बीजाणु जनन या परागकण। तो ये जो अपरिपक्व लघु बीजाणु में जो कोशिकाएं होती हैं या उत्तक होता है उसको हम कहते हैं बीजाणु जनन उत्तक, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू या स्पोरेंजियम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है परागकोश, एक 4 कोशिकीय संरचना होती है। इनमें 4 कोनों पर क्या समाहित होता है, बिल्कुल अभी जस्ट डायग्राम बनाया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लघु बीजाणुधानी, परागपुटी, टेपिटम या जीवद्रव्य। जो पराग कोश होता है, अभी जस्ट हम एंथर, पराग कोश मीन्स एंथर, एंथर अभी बनाया ये वाला। इसके 4 कोनों पे क्या होता है, तो 4 कोनों पे 4 लघु बीजाणुधानी होती है, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, ठीक है। ए वाला जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट है प्रतीप या एनाट्रोपस बीजांड कैसा होता है, सीधा, उल्टा, गोल या वक्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसा होता है भाई। जो बैच के बच्चे हैं उनको मैंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस में करवाया हुआ है, क्लास में यानी कि नहीं करवाया था क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर ये नहीं है, लेकिन नीट के हिसाब से मैंने उन्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्यूशन वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया है कि एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस ये क्या होते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए, और ये भी शायद बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर से लिया है मैंने, आया हुआ भी है कहीं। तो ये जो होता है एनाट्रोपस, देखो 2 होता है, एक तो होता है ऑर्थोट्रोपस जिसमें कुछ इस तरह सा रैबिट जैसा, मैंने तो शक्ल ध्यान रखी हुई है। यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे होता है बीजांड द्वार, माइक्रोपाइलर एंड। ये क्या है, ये बीजांड काय के इंटेगुमेंट है, ठीक है। ये फ्यूनिकल है, ये है बीजांड व्रंत जिससे कि बीजांड लगा हुआ रहता है, फ्यूनिकल, जिसको फ्यूनिकल कहते हैं। ये हमारा भ्रूण कोश जिसमें अंडवंड कोशिकाएं रहेंगी, इतना डिटेल में नहीं। ये चलेजा होता है। तो जब बीजांड द्वार, बीजांड व्रंत और चलेजा तीनों एक सीध में होते हैं, 180 डिग्री पे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस या ऑर्थोट्रोपिक बीजांड। अभी 2 ही बता रही हूं, आगे और आएंगे तो धीरे धीरे बता दूंगी। एनाट्रोपस में क्या होता है, एनाट्रोपस में बीजांड जो है वो ऐसा होता है जैसा कि हम टिपिकली बनाते हैं, और अधिकतर एंजियोस्पर्म में इसी प्रकार का बीजांड पाया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, अधिकतर एंजियोस्पर्म में एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड ही पाया जाता है। इस लाइन को कहीं नोट कर लें, ठीक है। यहाँ पे वो कोशिकाएं हो जाएंगी। अब यहाँ पे ये क्या है, बीजांड द्वार, ठीक है। एम यहाँ पे इसका आ गया बीजांड व्रंत, ये व्रंत हो गया, और यहाँ पे आ गया चलेजा या चालेजा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बीजांड द्वार, चलेजा तो एक सीध में है लेकिन बीजांड व्रंत अलग साइड में जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे को हम बोलते हैं उल्टा, क्योंकि ये भाई ऐसा सीधा है तो ये ऐसे उल्टा है, ऐसा होना चाहिए, ये ऐसे हो गया, तो ये क्या हो गया, उल्टा होता है। प्रतीप होता है, नाम देखो इसका बता रहा है, प्रतीप का मतलब होता है इनवर्स, ठीक है। ये इरेक्ट है, ये इनवर्स है, तो उल्टा होता है ये। नेक्स्ट है, इनमें कौन द्विगुणित है, अंड कोशिका, सहायक कोशिका, द्वितीयक केंद्रक या एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल को क्या कहते हैं, प्रतिव्यासांत कोशिका, प्रतिव्यासांत सेल्स, ठीक है। ग्रुप होता है, तो इनमें से कौन द्विगुणित होती है, ये अगुणित होता है अंडा। सहायक कोशिकाएं सिनर्जिएट, सिनर्जिएट जो होती है वो भी एन होती है। द्वितीय केंद्रक में क्या होते हैं, 2 केंद्रक होते हैं, इसीलिए द्विगुणित होता है, और एंटीपोडल की सारी सेल्स भी अगुणित होती है। तो सी जो है इसका सही आंसर रहेगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख के बताएंगे आप सभी कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, परागकोश भित्ति में इनमें से कौन सा सही नहीं होता। टोटल 50 क्वेश्चन है ये, ठीक है।
पराग कोश में भित्ति में इनमें से क्या नहीं है? एंडोथीशियम, मध्यप्रत्यय, टेपिटम या इंटेग्यूमेंट। तो अभी पराग कोश को पूरा इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिटेल में पढ़ के आए हैं, डायरेक्टली आंसर दूंगी मैं इसका, और वो है इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट कहाँ होती है? इंटेग्यूमेंट बीजांड में होती है। भाई ये बीजांड है, अभी जो बनाया भी था पीछे बोर्ड पे, इसमें ये जो है ये इंटेग्यूमेंट है, ठीक है, ये जो है वो इंटेग्यूमेंट है, जो जिसको अध्यावरण कहते हैं आप, अध्यावरण। जबकि ये तीनों परागकोश की भित्तियां हैं। नेक्स्ट है परिभ्रूणपोष यानी पेरिस्पर्म, किसका बचा हुआ भाग होता है? बीजांड का, न्यूसेलस, भ्रूण, भ्रूणपोष या अध्यावरण। तो परिभ्रूणपोष, तीन प्रकार के बीज हमने पढ़े हैं, एक होते हैं भ्रूणपोषीय बीज, एक होते हैं अभ्रूणपोषीय बीज, और तीसरे प्रकार के होते हैं परिभ्रूणपोषीय बीज यानी कि पेरिस्पर्मिक। तो पेरिस्पर्म में क्या होता है? जो अंडाशय होता है, न्यूसेलस होता है, वो बचा हुआ रह जाता है, इसीलिए इस प्रकार के बीजों को या इस प्रकार के भ्रूण को परिभ्रूणपोषीय कहते हैं, पेरिस्पर्मिक कहते हैं। उदाहरण क्या है इसका? पूछा जा सकता है। इसका उदाहरण है काली मिर्ची। क्लास 11 से भी रिलेटेड है ये टॉपिक, क्योंकि वहां पे इसे अच्छे से डिटेल में समझाया गया है, लेकिन क्योंकि प्लांट वाला चैप्टर है तो यहाँ पे फिर से आपको इसको देखना है। ए इसका जो है आंसर रहेगा। नेक्स्ट है एक ही पुष्प के मादा जननांग का परागकोश से पहले परिपक्व होने की अवस्था को क्या कहते हैं? ये देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में ही लिखा हुआ है। ये जो मॉडल पेपर जहां से मैंने लिया है वहां पे इंग्लिश में ही आया था, हिंदी इंग्लिश मिक्स, इसीलिए मैं हमेशा जोड़ देती हूँ इंग्लिश और हिंदी, या तो मैं लिख देती हूँ दोनों, या एक बोल देती हूँ एक लिख देती हूँ। ध्यान रखें, प्रोटोगाइनस, प्रोटोएंड्री, हेट्रोगैमी और ऑटोगैमी। और इंग्लिश में चीजें और शब्द आसान हो जाते हैं, मेरा ऐसा मानना है, आपको रटना नहीं पड़ेगा, उसके शब्द से ही अर्थ निकल जाता है कई बार। तो जैसे यहाँ निकल रहा है, ये कह रहा है कि भाई मादा जननांग पहले परिपक्व हो रहे हैं, पहले मैच्योर हो रहे हैं, तो क्या होगा? प्रो का मतलब होता है पहले, और जो मेल होता है उसको बोलते हैं एंड्रस, एंड्रोशियम, ठीक है। और जो जायांग होता है उसको बोलते हैं गाइनोशियम। हमारे इसमें भी बोलते हैं गाइनोकोलॉजिस्ट, ठीक है, क्योंकि फीमेल की जो डॉक्टर होती है। तो यहाँ पे देख लो, प्रो का मतलब पहले, और क्या हो रही है? जायांग पहले हो रहा है, यानी कि गाइनस हो रहा है। तो आंसर क्या है हमारा? प्रोटोगाइनी। प्रोटो का मतलब पहले, गाइनी का मतलब जायांग। जायांग पहले परिपक्व हो रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी। जबकि इसमें प्रोटोएंड्रस में क्या होता है? पहले मेल परिपक्व हो जाता है। यह हमने स्वपरागण परपरागण वीडियो में पढ़ा था, उसी चैप्टर का है ये, कहीं और से नहीं, सब चैप्टर से रिलेटेड है। यदि किसी परागकोश में 4 स्पोरोजेनेसिस कोशिका है, पराग कण की संख्या क्या होगी? 4, 8, 16 या 12। तो 4 आपके पास स्पोरोजिनस सेल है, मतलब कि लघु बीजाणुधानी में 4 स्पोरोजिनस सेल है, जिसको हम कह रहे हैं बीजाणु जन उत्तक, बीजाणु जन उत्तक। तो यही बीजाणु जन उत्तक जो है वो क्या बनाएगा? आगे लघु बीजाणु बनाएगा। परागकोश की बात कर रहा है भाई, तो लघु बीजाणु बनेगा, पराग कण बनेंगे। तो आपको पता है कि बीजाणु जन में पहले तो एमएमसी बनती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस 1, 2 दोनों मिक्स करके एक मियोसिस लिख देती हूं मैं, मियोसिस होता है। और मियोसिस के बाद 2 समसूत्री विभाजन होते हैं, 2 माइटोसिस, और उसके बाद 4 जो है वो क्या बनते हैं? पराग कण बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं। तो 1 से 4 बनते हैं, तो 4 से कितने बनेंगे? सीधी सी मैथ्स 16, ठीक है, 1 से 4, 4 से 16, 16 जो है इसका सही आंसर रहेगा। मैथ्स थी जनरल। किसी पराग कण में, जैसे साइप्रस, एक प्लांट का नाम दे रखा है आपको, गुणसूत्र कितने होते हैं? कंफ्यूज करने के लिए प्लांट का नाम दे रखा है कि आप सोचेंगे यार साइप्रस की बात की है, कुछ अलग होगा, है ना, वो अलग करने के लिए, भटकाने के लिए काम दिया है। 5n, 3n, n या 2n। तो सीधा सा सिंपल सा है, पराग कण है तो ऑब्वियसली अगुणित होगा। जो भी युग्मक होता है वो सब हैप्लॉइड होते हैं, इसलिए आंसर सी है, बिना सोचे। नेक्स्ट की तरफ। आई होप आपके काफी आंसर सही निकल रहे होंगे, इतना क्योंकि इस चैप्टर से जो पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं उसी के हिसाब से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने लिए हैं। कहने को तो लेवल नीट पे, तो वो नीट वाला तो आपके पास है ही, जो बैच के बच्चे हैं उनके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस पढ़े हैं, उसमें नीट की भरमार है,
ये जो है ये आपके बोर्ड के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप नीट वाले नहीं पढ़े। नीट वाले भी कई क्वेश्चन इसमें होंगे, क्योंकि नीट से भी कई बार क्वेश्चन उठा के बोर्ड में दे दिए जाते हैं, तो उनको बिल्कुल हल्के में न ले, उनको पढ़ें। ठीक है, कम से कम एक पार्ट के जो है आपके पास 60-70 क्वेश्चंस होते हैं। रिपीटेड को मैं नहीं लेती हूँ, जो काम के हैं उन्हीं को लेती हूँ। परागकण भ्रूणपोष से जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार, जैसे परागकण और भ्रूणकोश, भ्रूणकोश क्या हुआ भाई, एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक को कहते हैं भ्रूणकोश कोश। ठीक है, शुक्राणु या अंडाणु से नर गैमेटोफाइट, मादा गैमेटोफाइट से नर गैमेटोफाइट अंडाणु से, और शुक्राणु मादा। देखो इसका परागकण है तो इसका भ्रूणपोष है। परागकण क्या प्रदर्शित करता है, परागकण यानी कि पोलन ग्रेन मेल गैमेट को प्रदर्शित करता है, मेल गैमेट को, जबकि जो हमारा भ्रूणपोष है या एम्ब्रियोसेक है वो फीमेल गैमेट को प्रदर्शित करती है। गैमेट का मतलब युग्मकोद्भिद। तो परागकण नर गैमेटोफाइट को और भ्रूणपोष मेल या फीमेल गैमेटोफाइट को प्रदर्शित कर रहे हैं, मादा युग्मकोद्भिद को और नर युग्मकोद्भिद को। जो इसका आंसर है वो होगा बी। नेक्स्ट है, 1000 परागकण से कितने पराग मात्र कोशिका का निर्माण होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी 2 क्वेश्चन कराए हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार हर किसी बोर्ड में पूछा हुआ है, नीट में भी। 1000 परागकण से कितने पराग मात्र कोशिका का निर्माण होगा। अब ये उल्टा सिस्टम है, हमने तो सुना है कि परागकण से पराग मात्र कोशिका यानी कि एमएमसी से जो है वो 1000 परागकण बनते हैं, लेकिन ये उल्टा पूछ रहा है कि अगर 1000 परागकण होंगे तो इसके पहले मात्र कोशिका कितनी रही होगी। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है भाई, एक एमएमसी से 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। तो 1000 अगर पोलन ग्रेन है तो एमएमसी कितनी रही होगी, ऑब्वियसली 4 से डिवाइड कर दो, 1 से 4 बने, 1000 बने तो कितने, जनरल मैथ्स है तो कितने, 250 इंटू 4 1000 होता है, क्योंकि 25 चौक 100। ठीक है, बी आंसर है हमारा। ऐसा ही आपको फीमेल गैमेट में भी पूछ सकते हैं, ऐसा ही आपको कोई दूसरे सवाल भी जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कराए हैं और कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा भी था, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था डाउट ग्रुप में, तो आप समझ गए होंगे। किसी पराग कोश के पोलन सेक में माइक्रोस्पोर मदर सेल की संख्या होती है, यानी कि गुणसूत्र की संख्या पूछ रहा है। माइक्रोस्पोर मदर सेल मतलब एमएमसी। ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चों ने गलत किया है क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ तो फिर भी पोलन सेक दे दिया तो थोड़ा सा बच्चों को झटका लग जाएगा और वो शायद सही कर लेंगे, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन बच्चे गलत करके आए हैं। द्विगुणित, एक गुणित, त्रिगुणित या चतुर्गुणित। एक बार यहाँ पे माइक्रोस्पोर वर्ड देख लेते हैं ना हम, हिंदी में वहां पे लिखा हुआ है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये लघु बीजाणु देखते ही हमारा दिमाग बस एक ही जगह जाता है कि ये एन होगा, क्योंकि लघु बीजाणु है। और कहीं दिया है परागकण मात्र कोशिका, परागकण देखते ही तो अभी आप समझ जाओगे भाई युग्मक है, लेकिन नहीं, एमएमसी जो होती है वो द्विगुणित होती है, उसके बाद इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो द्विगुणित होती है, उसके बाद परागकण बनता है। ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किसी परिपक्व परागकण में कितने केंद्रिका या न्यूक्लियाई होते हैं। परागकण में कितने न्यूक्लियाई होते हैं, 1, 2, 3 या 4। और परिपक्व बोल रहा है इसीलिए आपको क्लियर कर दिया। आप बोलेंगे पहले तो एक ही होता है, लेकिन ये मिच्योर बोल रहा है। मिच्योर में आपको पता है 2 कोशिकाएं बन जाती हैं, एक छोटी और एक बड़ी। मैंने बराबर सी बना दी है, वैसे एक छोटी और एक बड़ी होती है। छोटी वाली होती है जनन कोशिका, जर्मिनल सेल जिसको बोलते हैं। भाई रिवीजन कराती जा रही हूँ इसीलिए डायरेक्ट आंसर टिक नहीं कर रही, आपको भी टाइम मिल जाएगा प्लस एक रिवीजन भी हो जाएगा। और दूसरी होती है कायिक कोशिका। कायिक कोशिका क्या करती है, कायिक कोशिका का क्या काम है, कायिक कोशिका का काम है पोलन ट्यूब बनाना। ठीक है, और जनन कोशिका में हमारा मेन तो 2 केंद्रक होते हैं, बीच में जब ये पोलन ट्यूब आती है तो ये दोनों केंद्रक बाहर आ जाते हैं, 2 नरयुग्मक होते हैं, यानी कि बी जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट है परागकण पीले वर्ण के होते हैं क्योंकि इसमें मौजूद होता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या मौजूद होता है परागकण के अंदर कि वो पीले होते हैं, जनरली पीले से दिखाई देते हैं। आप बोलेंगे सफेद भी होते हैं, पीले वाले भी होते हैं, जल पिलास होता है थोड़ा सा, एकदम पीले भी नहीं होते और कुछ तो एक्सेसिव पीले होते हैं जैसे गुड़हल के। ठीक है, फ्लेविनॉइड्स और कैरोटीनॉइड्स, सल्फर, क्रोमोप्लास्ट या इथियोलिन। तो इनके अंदर फ्लेविनॉइड्स और कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ये दोनों रंग प्रोवाइड करवाते हैं। कैरोटीन आपको पता है, कैरोटीनॉइड्स पीले कलर के होते हैं और फ्लेविनॉइड बीज क्या होते हैं, थोड़े से पीले कलर के होते हैं। तो फ्लेविनॉइड्स और कैरोटीनॉइड्स इनके अंदर होता है जिसकी वजह से इनका कलर कैसा होता है, येलोइश। नेक्स्ट है परागकण का कोशिका द्रव्य किसमें धनी होता है। धनी मतलब ऐसा परागकण का जो द्रव्य है, पराग द्रव्य जिसको हम कह सकते हैं कोशिका द्रव्य, उसके अंदर क्या चीजें होती है, वसा या स्टार्च, प्रोटीन, स्टार्च या फ्लेवोनॉइड्स या डीएनए। तो परागकण के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें वसा और स्टार्च चाहिए। ऑब्वियसली है भाई, आपको पराग नलिका बनानी है, अभी पराग नर युग्मक जब तक पहुंच नहीं जाते वहां तक उनको जिंदा रखना है, उनको एनर्जी देनी है, तो किससे दोगे, वसा और स्टार्च से। नेक्स्ट है परागकणों लघु बीजाणु के उत्पन्न होने में लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है, ये पूछ रहा है। एक अर्धसूत्री विभाजन, एक समसूत्री विभाजन, एक अर्धसूत्री, एक समसूत्री विभाजन, एक अर्धसूत्री एवं दो समसूत्री विभाजन क्या होते हैं। परागकणों में लघु बीजाणु के उत्पन्न होते समय क्या बनता है, मतलब कि जो परागकण बनते हैं उसमें जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है जिसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, एमएमसी, दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, परागकण मात्र कोशिका या फिर एमएमसी बोलूं। इसमें आपको पता है पहले एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, उसके बाद दो कोशिकाएं बनती है, उसके बाद दोनों कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। मतलब कि एक अर्धसूत्री और दो समसूत्री विभाजन होते हैं। ठीक है, दो समसूत्री विभाजन और एक अर्धसूत्री विभाजन, ये ध्यान रखना है आपको, एक अर्ध और दो समसूत्री विभाजन। सही आंसर क्या है, एक अर्धसूत्री और दो समसूत्री, तभी तो चार बनेंगे, इनसे बन जाएंगे दो, तो चार बन गए। नेक्स्ट है 25वां, भाई आधे पे पहुंच गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परागकण के वर्तिकाग्र पर शुरू होने में परागण में मदद करता है। इंपॉर्टेंट सवाल, कौन सा एक ऐसी चीज है यहाँ पे, फास्फोरस, कैल्शियम, मोलिब्डेनम या क्रोमियम, जो परागकण के वर्तिकाग्र पर अंकुरित होने में मदद करता है। जल तो है ही, हम कहते हैं कि पराग नलिका जो अंकुरित होती है वर्तिकाग्र के अंदर, ठीक है, वर्तिका से जो अंकुरित होके बीजांड तक जाती है वो एक रासायनिक अभिक्रिया है ना, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, रासायनिक अभिक्रिया है कि वर्तिकाग्र से कुछ ऐसे रासायन सिक्रीट होते हैं जिसकी वजह से पराग नलिका वृद्धि करती है और बीजांड तक जाती है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज कि पराग नलिका कहीं से भी आए, पराग नलिका कहीं से भी आए, हमेशा बीजांड द्वार से। अब ये बीजांड द्वार कहीं भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है अगर हम बीजांडों के प्रकार की बात करें, एनाट्रोपस, एम्फिट्रोपस, वो वाले। तो बीजांड जो होता है बीजांड द्वार से प्रवेश करेगी हमेशा, कहीं से भी आए, इधर से आए, उधर से आए, ऊपर से आए, नीचे से आए, ये एक फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरा, ये रासायनिक अभिक्रिया है, इसीलिए इसमें कुछ रसायनों का योगदान है जिसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फ्रक्टोज, इस तरह की क्रियाएं, ऐसे रसायन होते हैं, साथ में कैल्शियम भी होता है। तो सही आंसर हमारा क्या है, कैल्शियम। नेक्स्ट, परागकण का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को कहते हैं। मेगास्पोरेंजेसिस, माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस या द्विनिषेचन, क्या कहते हैं भाई। परागकण, ये परागकण है, परागकण का परागकोश से निर्माण व विभेदन, यानी कि जो हमारे परागकोश हैं वो चार वाले, पता है ना आपको, उनमें लघु बीजाणु है, उनसे जो पराग कोण बन रहा है उसको विभेदन को क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, परागकण को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर। तो इसको क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन।
लघु बीजाणु को माइक्रोस्पोर और जनन को स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, बी वाला आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट है, किसी डाइथिकस परागकोश में क्या होते हैं? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 3 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया या 1 माइक्रोस्पोरेंजिया। डाइथिकस का मतलब होता है द्विकोष्ठीय, द्विकोष्ठीय। ठीक है, तो द्विकोष्ठीय का मतलब क्या हुआ कि 2 पालियां हैं। ये क्या थे? ये लोब थे। ठीक है, और हर लोब में 2 कोष्ठ हैं। एक ये कोष्ठ है और एक ये कोष्ठ है, तो इसको हम बोलते हैं डाइथिकस। ये बाइलोब्ड, जो टिपिकल प्रारूपिक जो लघु बीजाणु या एंथर होता है वो कैसा होता है? वो होता है द्विकोष्ठकीय, द्विपालित, द्विपालित यानी कि बाइलोब्ड डाइथिकस। ठीक है, डाइथिकस होता है। अब ये डाइथिकस है तो एक यहाँ होती है, एक यहाँ होती है, मतलब एक में 2 होती है तो बाकी 2 में भी 2 होगी। तो डाइथिकस में कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया होती है? डाइथिकस में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। ए वाला आंसर जो है वो सही रहेगा। ठीक है, ये टिपिकल की बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है, एम्ब्रियो सैक के प्रवेश करते समय पराग नलिका में होते हैं। जब वो एम्ब्रियो सैक में जाता है, मतलब भ्रूण कोश में पराग नलिका जाती है, तो उसमें कितने नर युग्मक होते हैं? 2 नर युग्मक केंद्र, 4 नए युग्मक, 3 नर युग्मक। कितने होते हैं? 2 नर युग्मक होते हैं या 2 नर केंद्र होते हैं? क्या होता है? और 4 नए युग्मक। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक वाला है, क्योंकि यहाँ पे 2 आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, 2 नर केंद्रक बोले या 2 नर युग्मक बोले। तो अगर आपने पढ़ा है तो हमेशा हम इन दोनों को 2 नर युग्मक ही बोलते हैं। ठीक है, तो 2 नर युग्मक इसके अंदर होते हैं, केंद्र नहीं बोलते, वो पूरा युग्मक है। नेक्स्ट है, स्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं? स्पोरोजेनेसिस बीजाणु के विकास और निर्माण को, माइक्रोस्पोर के उत्पादन को, माइटोस्पोर के उत्पादन को, मियोस्पोर के उत्पादन को, या युग्मनज एवं भ्रूण के निर्माण को। तो नाम बता रहा है स्पोरोजेनेसिस, बीजाणु जनन। किसकी बात कर रहा है भाई? बीजाणु के विकास और निर्माण को। आई होप आप मेरी जितनी स्पीड से आंसर दे पा रहे हैं, है ना। देखो आपको तो ए बी ऐसे टाइप लिखना है भाई, टाइप भी मत करो लाइव चैट में, आप तो अपनी कॉपी में लिखो, चेक करते जाओ या मन में ही सोच लो। बस क्या करना है आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में, लाइव वाले में नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि किसके कितने सही निकले। ठीक है, चलिए कैसा चल रहा है आपका। नेक्स्ट है, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया युक्त, और लाइक और शेयर तो आप करते ही हैं, वो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, कहती भी नहीं हूं मैं। खैर, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया युक्त मोनोथिकस परागकोश किसमें पाए जाते हैं? अभी जो मैंने कहानी रची और स्पेशली जोर लगा के कहा था कि ये हम एंजियोस्पर्म में प्रारूपिक परागकोश की बात कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन की वजह से कि होते हैं, हमने कहा बाइलोब्ड होते हैं और डाइथिकस होते हैं और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। लेकिन ये पूछ रहा है कि 2 माइक्रोस्पोरेंजिया और मोनोथिकस, अब इसका मतलब क्या है? जो अभी हम बाइलोब्ड कह रहे थे, ये देखो सिर्फ ऐसा, ये देखो ये लोब है, पाली, उसमें क्या हो रहा था? यहाँ पे भी एक लोब था, तो द्विकोष्ठीय हो रहा था वो। ये द्विकोष्ठी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक कोष्ठ है, और इसको हम क्या कहते हैं? मोनोथिकस। ठीक है, मोनोथिकस कहेंगे। अब मोनोथिकस में क्या होता है? मोनोथिकस में यहाँ पे 2 नहीं होती, सिर्फ एक एक होती है ऐसे। तो कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया है? 2, 1 और 2। किसमें होती है? ये ज्यादा स्पेशल है, तो ये होती है आपके हिबिस्कस, जिसका नाम क्या है? रोजा साइनेंसिस। ठीक है, रोजा साइनेंसिस भी बोलते हैं, चाइनेंसिस भी बोलते हैं कुछ लोग, चाइनेंसिस। साइंस को हिंदी में लिखना मुझे कोई नहीं सिखा सका आज तक, है ना, क्योंकि भाई
दिक्कत आती है। इंग्लिश की स्पेलिंग में वही स्पेलिंग है। अभी वो क्या है, कुछ उसको चाइनेंसिस, कुछ साइनेंसिस बोलते हैं, बड़ी दिक्कत है। हमारी मैम ने तो हमको साइनेंसिस सिखाया था, फिर हम थोड़े बड़े हुए तो हमें पता चला कि अच्छा इसको चाइनेंसिस बोलते हैं। तो चाइना रोज, हिबिस्कस, जो भी आप बोलो, ठीक है। किस कुल का पादप है ये, कोई बता सकता है मुझे? बताएं कमेंट सेक्शन में लिख के किस कुल का पादप है। और भाई गूगल बाबा की मदद मत लेना, बिल्कुल अपने दिल पे हाथ रख के धर्म ईमान से इसका आंसर लिख देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करें, क्योंकि आपका एवोल्यूशन सिर्फ आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही, ठीक है, कि आपने कितने नंबर आए कितने नहीं, ये खुद का एवोल्यूशन है, अपना खुद का। ईमानदारी से काम करना, बिल्कुल भी झूठा नहीं, बिल्कुल भी। पैलिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एक और सवाल, ये भी यूपी और बिहार दोनों में मॉडल पेपर में भी देखा है मैंने, और एक जगह क्वेश्चन में भी आया हुआ है। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं मैम आप यूपी बिहार करते रहते हो। देखो, यूपी बिहार झारखंड, एमपी और राजस्थान में ज्यादा फर्क नहीं है। कई क्वेश्चन वहां आते हैं, वो यहाँ पे भी आते हैं। तो यूपी बिहार और झारखंड का नाम नहीं ले रही तो बुरा नहीं माने, सब मेरे लिए बराबर है। लेकिन क्या है, यूपी बिहार वाले बच्चे जो हैं वो थोड़े से इमोशनल होते हैं, उनको दिल पे लग जाता है, उनका नाम नहीं लेते, तो हम थोड़ा सोचते हैं कि उनका ध्यान रख ले। बाकी हमारे मन में सब है, ठीक है। झारखंड वाले का भी पेपर, मॉडल पेपर सेम प्रकार के आते हैं, बस पैटर्न में फर्क होता है, सिलेबस तो वही है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। परागकण है, बेर है, पुष्प है या फल है? ये तो बिल्कुल सिंपल है। पैलिनोलॉजी किसको कहते हैं? पैलिनोलॉजी, पराग कण का जो अध्ययन किया जाता है उसको पैलिनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, पराग कण विज्ञान। नेक्स्ट है 32वां क्वेश्चन, बहुत पास आ गए हैं, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगी, स्पीड से करना है भाई, ऑब्जेक्टिव का तो यही मतलब है। अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। कौन सा डिप्लॉइड है? परागकण, एग, मेगास्पोर या एमएमसी? कौन सा डिप्लॉइड है यहाँ पे पूछ रहा है। देखो, परागकण एन होता है, एग भी एन हो जाता है, ठीक है। मेगास्पोर वो भी एन होता है, उसी से तो भ्रूणपोष बनता है, एम्ब्रियोसेक। एमएमसी, अब एमएमसी दोनों हो सकती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी हो सकती है, मेगास्पोर मदर सेल्स भी हो सकती है। इसलिए मैंने ऊपर बोला था कि ये तीनों, हिंदी वाला भी याद रखना है आपको, इंग्लिश वाला भी याद रखना है। एमएमसी जो होती है वो 2n होती है, और इसी से या तो माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर बनेगा, ठीक है, गुरु बीजाणु बनेगा या लघु बीजाणु बनेगा। नेक्स्ट है अंडाशय के अंदर का उत्तक भाग जो ओव्यूल के साथ जुड़ा होता है कहलाता है। अभी ओव्यूल की संरचना 2 बार बना दी मैंने और लेबल भी कर दिया था, तो इजीली आप इसको मेरे लगता है आंसर दे देंगे। फ्यूनिकल, हाइलम, प्लेसेंटा या चलेजा? बताइए कि अंडाशय के अंदर वो उत्तक कौन सा है जिससे ओव्यूल जुड़ा हुआ रहता है, बीजांड जुड़ा हुआ रहता है। तो बीजांड जो है अंडाशय के अंदर एक उत्तक से जुड़ा होता है इस तरह, जिसको हम बीजांडन्यास भी कहते हैं, और बीजांडन्यास को इंग्लिश में बोलते हैं प्लासेंटेशन। उसका जो अरेंजमेंट होता है, तो ये जो उत्तक है वो कौन सा है? प्लासेंटा, ठीक है। बीजांडन्यास जो है वो किससे जुड़ा रहता है? प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, बीजांड उत्तक से। चलिए नेक्स्ट है, मादा गैमेटोफाइट दर्शाता है ओव्यूल, एम्ब्रियोसेक, मेगास्पोर मदर सेल या मेगास्पोरोफिल? किससे दर्शाता है? कौन? मादा गैमेटोफाइट क्या होता है? तो मादा गैमेटोफाइट का ही हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोसेक, भ्रूणपोष, भ्रूणकोश, सॉरी पोष निकलता है बार बार, कोश, भ्रूणकोश जो होता है। भ्रूणपोष अलग है, बता ही देती हूँ, लगे हाथ। भ्रूणपोष क्या है? ये तो कब बनेगा? जब निषेचन हो जाता है उसके बाद बनता है, जिसको एंडोस्पर्म बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोलते हैं इसको, तो ठीक है। तो भ्रूणकोश जो होता है वो क्या करता है? मादा युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है, और परागकण नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। ये तो मेगास्पोर मदर सेल है, इससे तो अभी वापस विभाजन होगा। मेगास्पोरोफिल तो भाई टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के काम की चीज है। ओव्यूल बीजांड होता है, बीजांड तो भाई बाद में उसके अंदर भ्रूणकोश बनता है, और ये हमारा मादा गैमेटोफाइट है, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट, निषेचन के समय किसी प्रारूपिक द्विबीजपत्री यानी कि पॉलीगोनम के मादा गैमेटोफाइट होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बच्चे नीट तक के लेवल पे भी इसको नहीं कर पाते। तो 8 केंद्रीय, अब तो खैर बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया ये,
सबको रट लिया सबने, लेकिन स्टार्टिंग में बड़े चर्चे थे इस क्वेश्चन के। 8 केंद्रकीय 7 कोशिकीय, 7 केंद्रकीय 8 कोशिकीय, 4 केंद्रकीय 4 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय 8 कोशिकीय। ठीक है, तो हमारा जो भ्रूण कोश होता है, अभी जिसकी बात हम करके आए पीछे, जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है भ्रूण कोश, उसमें क्या क्या होता है भाई? इधर तो होती है सिनर्जिएट, ठीक है, सहायक कोशिका, बीच में होता है हमारा अंडा बड़ा सा, अंदर होते हैं 2 केंद्रक जिसको द्विकेंद्रक कहते हैं, और ऊपर होती है हमारी एंटीपोडल सेल्स 3, ठीक है, एंटीपोडल प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, ये होती है सिनर्जेट सहायक कोशिका, ये हमारा अंडा एग, और ये है द्विकेंद्रकीय अवस्था मध्य में। तो कितने केंद्रक है बताओ? एक इसमें होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केंद्रक है, लेकिन कोशिकाएं अगर हम देखें तो ये 3 कोशिका, ये 3 कोशिका 6, और एक ये बड़ी वाली कोशिका जिसके अंदर ये द्विकेंद्रक है। ये कोशिका से घिरा हुआ नहीं है, ये 2 केंद्रक खुले हैं, ये कहीं भी घूम सकते हैं इस कोशिका के अंदर। तो इसको क्या कहते हैं? मध्य कोशिका, मिडिल सेल। इसमें 2 केंद्रक होते हैं। तो कितनी कोशिकाएं? 8 केंद्रक और 7 कोशिकीय अवस्था जो होती है वो एक प्रारूपिक एंजियोस्पर्मिक भ्रूण कोश के अंदर होती है। नेक्स्ट है ओव्यूल की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? उसी से सवाल है, एमएमसी, एंटीपोडल, मध्य कोशिका या परिवर्तनशील कोशिका। पीछे बताया अभी, सबसे बड़ी कोशिका है मध्य कोशिका, उसी में ये सब घुसी हुई रहती है। ठीक है, तो ओव्यूल यानी कि बीजांड के अंदर भ्रूण कोश कहाँ होता है? बीजांड के अंदर। ये तो नहीं भूले है ना? हाँ, धुंधला धुंधला सा याद है ना, बीजांड के अंदर ही भ्रूण कोश होता है। यस, तो वो जो है वो मध्य कोशिका। कहीं बोलेंगे अभी तो आज कह रही थी भ्रूण कोश में होते, भ्रूण कोश में होता है, और अभी कह रही है बीजांड में। तो भाई बीजांड के अंदर ही तो हमारा वो भ्रूण कोश यहाँ पे चिपका हुआ है, इधर अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, किसके द्वारा किसी आवृत बीजी में टेट्राड के चारों ओर माइक्रोस्पोर्स ढका रहता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, और मैंने क्लास में अपना गला फाड़ फाड़ के इसको समझाया था कि क्या होता है ये आपकी आएगा टेपिटम के कार्य में। अगर किसी ने टेपिटम के कार्य, जो कि मैंने क्लास में समझाया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे हुए हैं एग्जाम के अंदर कि टेपिटम के कार्य क्या होते हैं, तो वहां पे मैंने इस चीज को समझाया था और स्पेशली बताया था कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। क्या है? किसके द्वारा आवृत बीजी में जो टेट्राड है, अभी टेट्राड क्या है पहले तो ये समझना पड़ेगा हिंदी वालों को। चतुष्क, जो पराग कण चतुष्क है, जो हम बोलते हैं पराग कण कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। आपको 3 दिख रहे होंगे, चौथा पीछे की तरफ है, तो इसको पराग कण चतुष्क या लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं ऐसे, जब ये बनते हैं, जब ये अपरिपक्व अवस्था में होते हैं, तो इसको लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। इनके बीच में एक पदार्थ पाया जाता है जिसको बोलते हैं कैलोस, और ये कैलोस का स्त्रावण कौन करता है ये भी आपको पता होना चाहिए, टेपिटम। उसके कार्य में गिनाते हैं हम, ये टेपिटम स्त्रावित करता है, जिसकी वजह से ये चिपके रहते हैं। और यही टेपिटम वापस एक और एंजाइम सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं कैलोज, कैलेज। ये कैलेज इनको अलग भी करता है। ठीक है, जब इनका समय आ जाता है तो क्या स्त्रावित होता है, कौन चिपका के रखता है इनको? कैलोज चिपका के रखता है। ठीक है, कैलोज की वजह से ये चिपके रहते हैं चारों। ये 3 नहीं है, 4 है। ये अशोक स्तंभ की तरह है, जिसके शेर जो है वो एक पीछे भी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। पोलन किट रासायनिक रूप से बना होता है प्रोटीन से, लिपिड कैरोटिनॉइड से, कार्बोहाइड्रेट या कैरोटिनॉइड से, या स्पोरोलिनियम से। किससे बना होता है? तो हमारा जो पोलन किट है वो लिपिड और कैरोटिनॉइड से बना होता है। कैरोटिनॉइड पीले कलर का होता है, इसलिए पोलन किट जनरली पीला होता है, स्टिकी सा। होता क्या है पोलन किट? जो कीट परागित जो पौधे हैं उनके पोलन ग्रेन पे एक स्टिकी सा चिपचिपा पदार्थ चिपका हुआ रहता है, जिससे कि जब कोई इंसेक्ट उन पे आए तो वो उनके पैरों पर चिपक जाए, पैरों पर या बॉडी पर। तो वो लिपिड और कैरोटिनॉइड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है
39वां क्वेश्चन, किसी वॉल्यूम में एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियोफाइल तथा फ्यूनिकल यदि एक सीध में हो तो इसे क्या कहते हैं? अब वो बीजांड वाला आ गया है, ऑर्थेनोट्रोपस या ऑर्थोट्रोपस, ठीक है, एम्फियोट्रोपस, एनाट्रोपस या कंपाइलोट्रोपस। बताइए, मेरे बैच के बच्चे तो बताने ही चाहिए, नहीं तो मार पड़ेगी उनको मेरी तरफ से, ठीक है। बताओ जल्दी से क्या होता है। ऑर्थोट्रोपस मैंने समझा दिया, अभी जस्ट समझा के आई कि क्या होता है, इसमें तीनों एक ही सीध में होते हैं 180 डिग्री पे। कौन कौन? अब मैं सब शॉर्ट में लिख रही हूँ। ये हो गया माइक्रोपाइल, ये हो गया चलेजा और ये हो गया फ्यूनिकल यानी बीजांड वृत्त, ठीक है। इससे पहले मैंने डिटेल में समझा दिया इनको। तो जब तीनों एक ही सीध में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। फिर समझते हैं एनाट्रोपस। एनाट्रोपस भी हम समझ के आए, जब कुछ ऐसा होती है कहानी, जब माइक्रोपाइलर एंड यानी बीजांड द्वार, चलेजा और फ्यूनिकल यानी कि बीजांड वृत्त तीनों एक सीध में नहीं होते। ऐसा देखो, ये सीधा ऑर्थो, ये हो गया एना, फिर उसके बाद हो गया एम्फी। एम्फी में क्या हो जाता है अभी बता रही हूँ। और एम्फीट्रोपस और कंपाइलोट्रोपस में क्या होता है, थोड़ा सा और झुक जाता है इस तरह से, बिल्कुल ऐसे। और एक होता है सार्सिनो टाइप का, उसमें तो पूरा घूम के ऐसा हो जाता है इस तरह से, मतलब एक और लेयर ऐसे। मैंने हाथ से याद कर रखा है इसको, ठीक है। तो अब बारी आती है एम्फीट्रोपस की। एम्फीट्रोपस में क्या होता है, देखो ये है हमारा भ्रूणपोष, इसमें भी है भ्रूणपोष, सब में ही है। अब इसमें क्या होता है, एम्फीट्रोपस में बीजांड ऐसा ही रहता है बेचारा, उसका कोई दोष नहीं। बस इसमें क्या होता है कि जो भ्रूणपोष होता है वो घोड़े की नाल का हो जाता है, ठीक है, घोड़े की नाल का। ये क्वेश्चन भी नीचे आ रहा है इसलिए अभी समझा रही हूं मैं। तो हमसे तो यही पूछा है अभी कि इसमें जो है एक सीध में कौन होता है, तो वो होते हैं ऑर्थो के अंदर 180 डिग्री। ये एम्फीट्रोपस भी नीचे आने वाला है, यही समझा दिया मैंने, एम्फी। नेक्स्ट है वही, यदि ओव्यूल मुड़ा हो और भ्रूणपोष में घोड़े की नाल हो तो उसे क्या कहेंगे? अभी जस्ट बताया है, एम्फीट्रोपस। और कार्सिनो में क्या आता है, कार्सिनो मैंने कहा पूरा ऐसे घूम जाता है, ऐसे लेयर्स बन जाती है, मतलब कुछ ऐसे, देखो बताती हूँ ऐसे। अब यहाँ पे बीजांड है, ऐसा ऐसा, यहाँ पे बीजांड होता है अंदर, ऐसा पूरा घूम गया ऐसे अंदर अंदर। समझ में आया आपको? घूमा हुआ ऐसा। रुको, बीजांड येलो कलर का बनाती हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा, वरना सब एक जैसा दिख रहा होगा। ये बीजांड है अंदर। अब देखो ये इसके चारों तरफ ऐसे चक्रे बने हुए हैं अध्यावरण के, पूरा फ्यूनिकल इसके चारों ओर घूम गया है, इसको अंदर कैद कर लिया है। ये मेन बीजांड है हमारा येलो कलर का। वहां पे ऐसा नहीं था, देखो ये सब में कोई इंटेग्यूमेंट के कवर नहीं करा हुआ, ये तो पूरा इसको अंदर लपेट लिया वो फ्यूनिकल और इंटेग्यूमेंट ने, तो ये गोलाकार हो गया ऐसे। इसको बोलते हैं ये कार्सिनोट्रोपस, ठीक है। एम्फीट्रोपस पता चल गया, एनाट्रोपस समझा दिया, ऑर्थोट्रोपस भी समझा दिया। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, किसी आवृत बीजी के और कंपाइलोट्रोपस में मैंने कहा 90 डिग्री पे हो जाता है ऐसे, ये और चलेजा और बीजांड वृंत ये 90 डिग्री पे हो जाते हैं, ठीक है। कंपाइलोट्रोपस रह गया था। किसी आवृत बीजी के भ्रूणपोष कोशिकाओं में गुणसूत्र होते हैं, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या चतुर्थ गुणित। आवृत बीजी के भ्रूण पोषक कोशिका, भ्रूण पोषक कोशिका से यहाँ मतलब जो है वो है भ्रूण पोष कोशिका, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म क्या होता है, निषेचन के बाद बनता है और उसमें 3n प्रकार की क्या होती है, गुणसूत्र होते हैं। निषेचन के बाद बनता है द्विकेंद्र की कोशिका और एक दूसरा नर युग्मक मिलकर बनाता है, जिसको द्विनिषेचन भी कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है स्क्यूटेलम किसका भाग है? एक और सवाल, ग्रास कोटिलेडन, डाइकोट, मेज एंडोस्पर्म, पेरिस्कार्प। जल्दी से फटाफट इसका आंसर दे दो। स्क्यूटेलम किसका भाग है? क्या होता है स्क्यूटेलम? स्क्यूटेलम है, उसको हिंदी में एक बार्थो करके कुछ नाम दिया हुआ है, हिंदी वाला मुझे याद नहीं, पर इस वर्ड को याद रखना, नहीं तो देख लेना, बर्थोलियन
बार्थोलियन, ऐसा कुछ हिंदी में टिपिकल वर्ड दे रखा है, वो हिंदी वाला मुझे याद नहीं है, लेकिन किसी जगह पे किसी क्वेश्चन में हिंदी में दिया हुआ था। ठीक है, जनरली हम ये स्क्यूटेलम ही पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में भी स्क्यूटेलम ही लिखा है, लेकिन उसका कुछ हिंदी नाम भी है। तो स्क्यूटेलम जो है वो किसका भाग है? तो यहाँ पे कई बच्चों को लग रहा होगा कि मैम ये तो चारों 2 ऑप्शन इसमें सही होने चाहिए, क्योंकि वो पीछे वाला नहीं पढ़ रहे हैं और किसी ने आंसर गलत भी दे दिया है। तो वो है कि सही आंसर जो है वो है ग्रास कॉटिलेडन। अब आप बोलेंगे कि आपने तो क्लास में मेज से पढ़ाया था मेज से, बिल्कुल पढ़ाया था, पर मैंने ये कहा था कि एक बीजपत्री मेज है, ग्रास भी एक बीजपत्री है, तो दोनों ही एक बीजपत्री है, तो फिर मैम दोनों आंसर सही हुए। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे एंडोस्पर्म बोल रहा है, एंडोस्पर्म नहीं है, पूरा के पूरा जो कॉटिलेडन है उसको कहते हैं स्क्यूटेलम। एंडोस्पर्म तो कहाँ रह गया, ये लो बताती हूँ अभी। ये हमने मक्के से या उससे देखा था, यहाँ पे ये होता है एंडोस्पर्म, भ्रूण। मेरी बस इतनी कोशिश होती है हर बार इंग्लिश और हिंदी लिखने की कि आप कोई भी वर्ड स्किप ना कर जाए, बस कि आप, मैंने इंग्लिश में बोला तो हिंदी वाले ना समझ पाए, या जिसको हिंदी में बोल दिया इंग्लिश वाले, इसीलिए बार बार मैं दोनों शब्द लिख देती हूँ, बोल देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक बीजपत्री में जो बीज पत्र होता है वो बड़ा पिद्दू सा होता है ना, भ्रूणपोष सारी जगह खेल लेता है, घेर लेता है और बीज पत्र को बाहर निकालता है कि जाओ बाहर यहाँ से, बिल्कुल यहाँ पे तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तो वो कुछ ऐसा पिद्दू सा बन जाता है। और ये तो हो गया हमारा क्या, स्क्यूटेलम। और यहाँ पे होता है भ्रूण, और उसके क्या क्या भाग होते हैं, उसके भाग क्या होते हैं, यहाँ पे एक तो मूलांकुर, प्रांकुर, मूलांकुर और प्रांकुर के ऊपर 2 झिल्लियां होती हैं इस तरह से, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉलियोप्टाइल, कॉलियोप्टाइल। और इसके नीचे होता है प्रांकुर, ये होता है कोलियोराइजा, कोलियोराइजा। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, मूलांकुर चोल, मूलांकुर चोल। और उसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रांकुर चोल। इसके नीचे होता है मूलांकुर, रेडिकल, ये होता है स्प्लूम्यूल। तो ये जो स्क्यूटेलम है वो एक बीजपत्री का भाग है, इसीलिए। अब यहाँ पे है ना, बच्चे मेज और ग्रास देख के, या तो मेज, क्योंकि एग्जाम्पल जनरली मेज लिखा होता है, लेकिन ग्रास भी एक बीजपत्री है, उसमें भी स्क्यूटेलम पाया जाता है। यहाँ पे मेज के साथ एंडोस्पर्म जोड़ रखा है, जो कि इस ऑप्शन को गलत कर रहा है, क्योंकि एंडोस्पर्म तो ये है, हम तो बीजपत्र की बात कर रहे हैं, ये तो बीजपत्र है। बीजपत्र का नाम हमने अलग दे रखा है, एक बीजपत्री में स्क्यूटेलम बोल रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है 100 परागकण। देखो वही कॉन्सेप्ट, एक और क्वेश्चन उसके साथ। 100 परागकण बनाने के लिए कितने समसूत्री विभाजन चाहिए? ये नीट में भी आया हुआ है क्वेश्चन, और ये भी मॉडल पेपर में। मॉडल पेपर प्लस पिछले साल जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको मिला के एमसीक्यूज बना रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखें इसका, किसी को भी क्वेश्चन को ऐसे नहीं छोड़े कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है या नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन कर लो, काम ही आएगा आगे पीछे। 100, 50, 25 या 20, बताओ भाई जल्दी। मैंने स्पेशली गोला लगा दिया है, समसूत्री विभाजन पूछ रहा है, अर्धसूत्री नहीं पूछ रहा। 100 परागकण कैसे बनते हैं? तो एमएमसी होती है, फिर से वही कहानी। एमएमसी में अर्धसूत्री विभाजन होता है, 2 बनते हैं, 2 में फिर समसूत्री विभाजन होता है तो 4 बनते हैं। ये कहानी क्लियर। ये कह रहा है 100 परागकण बने हैं, ठीक है, 4 बनते हैं तो कितने समसूत्री विभाजन होते हैं? 2 समसूत्री, 2 समसूत्री होता है और 1 अर्धसूत्री होता है। जब 4 बनने में 2 समसूत्री विभाजन हो रहे हैं तो 100 बनने में कितने समसूत्री विभाजन हुए? जनरल मैथ्स वही, आधे, 50। 4 बनने में 2 समसूत्री विभाजन हो रहे हैं तो 100 बनने में 50 समसूत्री विभाजन। सीधा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। 50 इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। नेक्स्ट है बीजांड के बीजांडकाय में पाई जाने वाली
जो स्पोरोफाइट की अंतिम अवस्था है उसे क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट की अंतिम अवस्था पूछ रहा है। स्पोरोफाइट मतलब हिंदी वालों के लिए बीजाणुद्भिद। बीजाणुद्भिद की अंतिम अवस्था कौन सी है? मतलब इसके बाद अगुणित हो जाती है कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, सहायक कोशिका, या इनमें से कोई नहीं। लेकिन किसकी पूछ रहा है? बीजांड की पूछ रहा है, ठीक है, पराग की नहीं पूछ रहा। बीजांड ओव्यूल, बीजांड बनता है किससे? बीजांड बनता है गुरु बीजाणु से। गुरु बीजाणु इसके अंदर ही बनता है ना, बीजांड के अंदर। तो बीजांड के अंदर जो बीजांड काय होता है उससे पहले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनता है। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के बाद जो स्टेज आती है डायरेक्टली वो गुरु बीजाणु आती है। उसी से फिर हमारा भ्रूण कोश बनता है, जो कि दोनों NN है, ये भी N है, ये भी N है। लेकिन ये क्या होती है? ये 2N होती है। हमें बीजांड की पूछ रहा है, पराग कण की पूछा होता तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित हो जाती। इसके बाद इस स्टेज के बाद ये युग्मकोद्भिद पीढ़ी चालू हो गई है यहाँ से। उससे पहले बीजाणुद्भिद है। अब आप बोलेंगे बीजाणुद्भिद किसी का बत्ती नहीं जल रही हो। बीजाणुद्भिद हमेशा द्विगुणित होता है। युग्मकोद्भिद जहाँ पे युग्मक बन जाते हैं वो अगुणित हो जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। सामान्यतः एक परिपक्व निषेचित बीजांड में N, 2N और 3N स्थिति मिलती है। किसमें मिलती है? मतलब वही, अगर आप इस पूरे को अभी तक के क्वेश्चन आपने कर लिए हैं 44 तो इसका आंसर आप दे देंगे, और नहीं दे पाए तो मेरी मेहनत बेकार है, अभी तक की और पहले वाली भी। भ्रूणपोष बीजांड का है। अंड एंटीपोडल भ्रूणपोष, अध्यावरण सिनर्जिएट यानी कि सहायक कोशिका। देखो ये इंग्लिश में दबादब, हिंदी में इंग्लिश। अंड में अंड बीजांड का है भ्रूणपोष। लेकिन इससे डरना नहीं। आप मैम हमने तो हमें हिंदी में ही किया है अभी तक, कोशिश ऐसे हारना नहीं है कि ठीक है छोड़ देंगे, आएगा तो। छोड़ना तो कुछ है ही नहीं, सब करके आएंगे, ठीक है। और आपकी मेहनत तभी सफल होगी, मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, जब एक दो मेरे कुछ बच्चे, एक दो क्यों सभी मैं तो कहूँ जो नीट दे रहे हैं वो इसी साल नीट क्लियर कर ले 12th के साथ, उससे बड़ी खुशी क्या ही हो सकती है। एक साल बच जाए, ठीक है। चलिए, बीज बीजांड काय और भ्रूणपोष, और ऐसा होना चाहिए और मेरे पास आने चाहिए ऐसे मैसेजेस कि मैम मेरा नीट में सिलेक्शन, तब ऐसे जिगर को शांति मिले कुछ, ठीक है। बाकी तो क्या है, और 12th में भी परसेंटेज बनाने अच्छे। देखो सीधा सीधा भ्रूणपोष तो द्विगुणित होता है, ये तो ऑप्शन ही गलत है भाई, ये तो गया। भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म वो तो भाई त्रिगुणित होता है, हमें तो N, 2N और 3N पूछा है। अंडा N होता है, एंटीपोडल भी एंड होती है, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं वो भी N होती है, तो ये ऑप्शन भी गया। पहला N होना चाहिए, दूसरा 2N होना चाहिए, ये गया। इधर ये वापस 3N आ गया तो ये भी गया। अध्यावरण N होंगे क्योंकि बीजांड का भाग है, ठीक है। सिनर्जिएट भी N होती है, ये भी गया। और अंडा भी N होता है। अंडा N होता है बीजांड का है, जिसको न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस कहाँ होता है भाई, बता देती हूँ। ये जो भ्रूण कोश है बीजांड के अंदर, उसमें ये जो कोशिकाएं होती हैं ऊपर, जिसी से बाद में परिभ्रूणपोष बनता है, काली मिर्ची वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था, यही कोशिकाएं बच जाती है। जनरली ये कोशिकाएं बचती नहीं है, लेकिन काली मिर्ची में बच जाती है और उसको फिर हम परिभ्रूणपोष कहते हैं। ये बीजांड का है, इसी से गुरु बीजाणु बनता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका और फिर सारा प्रोसेस, ठीक है। तो ये होता है 2N। इसके बाद MMC बनेगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, और फिर अर्धसूत्र विभाजन होगा। तो ये N और भ्रूणपोष 3N हो गया। N, 2N, 3N। डी ऑप्शन जो है सही है। किसका सही निकला भाई? नाच लो थोड़ा चैट के अंदर, आपने आप नाच ही रहे होंगे आप वैसे भी। हाँ, ये एक और सवाल, पराग कण और बीजाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? शायद आप कंफ्यूज हो जाए, पैलिनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, फाइकोलॉजी या साइटोलॉजी, क्या कहते हैं? पराग कण और बीजाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसी सीरीज के अंदर अभी वाले MCQs में ही मैंने ये क्वेश्चन लिया था, लेकिन आपको शायद कंफ्यूजन इसलिए हो रहा हो कि वहां पे हमने कहा था कि पैलिनोलॉजी किसको कहते हैं, तो पैलिनोलॉजी पराग कण के अध्ययन को कहते हैं, ये सही किया था। लेकिन पैलिनोलॉजी में सिर्फ पराग कणों का अध्ययन नहीं किया जाता, कोई भी युग्मक है और बीजाणु है
उसका अध्ययन करना पैलिनोलॉजी कहलाता है। स्पोर्स का भी अगर आप अध्ययन करते हैं तो वो भी क्या कहलाता है, पैलिनोलॉजी कहलाता है। ए जो है वो इसका आंसर। तो आपको परागकण का अध्ययन पूछे या परागकण के साथ बीजाणु का अध्ययन पूछे, दोनों ही क्या है, पैलिनोलॉजी है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पास आ गए हैं हम, बहुत जी को कुछ शांति मिल रही है, कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है क्या कि सारे आंसर सही निकले, या बहुत बुरा लग रहा है कि हाय मैम आज का तो दिन ही खराब है, ऐसा तो नहीं लग रहा। बीज के उस अंकुरण को किसमें बीज पत्र भूमि से ऊपर आ जाता है, ऐसे कौन सा बीज, जब देखो बीज जब अंकुरित होता है, कोई भी बीज हो XYZ, दो तरह से आता है। एक जब बीज अंकुरित हो रहा है तो भूमि के ऊपर आ जाता है, एक जब बीज अंकुरित होता है तो भूमि में दब जाता है और नीचे चला जाता है। तो ये कह रहा है ऐसा कौन सा, ऐसा बीज जो उगते टाइम यानी अंकुरित होते टाइम आपको मिट्टी से ऊपर निकला हुआ दिखाई देगा, वो कौन है, अधोभूमिक, भूमियोपरिक, सजीव प्रजक्ता और इनमें से कोई नहीं। देखो सजीव प्रजक्ता तो वैसे ही नहीं होता, वीवी पैरेटी जिसको कहते हैं, उसमें तो क्या होता है, फल के अंदर ही, मान लो ये एप्पल है, पूरा ही बनाऊंगी अब मैं, अच्छा बोला तो फिर पत्तियों सहित, ये एप्पल है, एप्पल के अंदर आपको पता है यहाँ पे बीज होते हैं अंदर की तरफ। अब ये क्या हुए, अगर ये जो बीज है ये फल के अंदर पड़ा पड़ा ही अंकुरित हो जाए, इसमें से नया पौधा निकलना शुरू हो जाए, मूलांकुर प्रांकुर निकलना शुरू हो जाए, उसको बोलते हैं सजीव प्रजक्ता। ऐसा पौधों में एग्जाम्पल है, ऐसा मैंग्रोव वनस्पति में ज्यादा होता है, मैंग्रोव होती है ना, ये वही मेरा एक्स्ट्रा वाला ज्ञान, बायो उड़ेलने का काम कर रही हूं अभी मैं, ठीक है। उधर एक और होता है ब्रायोफिल्म, उसको पादप जगत का सजीव प्रजक कहा जाता है, क्योंकि ब्रायोफिल्म में भी पत्ती के ऊपर ही दूसरा पौधा उग जाता है, ब्रायोफिल्म के अंदर, पत्थर चट्टा जिसको कहते हैं। अब हमारे इसकी बात कर लेते हैं, ध्यान भटके ना इसलिए, इसको कहते हैं भूमियोपरिक, नाम बता रहा है भूमियोपरिक, भूमि से ऊपर आ जाता है बीज, और अधोभूमिक का मतलब होता है भूमि से नीचे रह जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी में भी नहीं है लेकिन दिया हुआ है किसी मॉडल पेपर में, तो ठीक है करवा देते हैं, कुछ भी, एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए कहीं से भी। बीजांड के व्रंत को क्या कहते हैं, इतना बार बीजांड बना दिया आज तो मैंने कि आप आंखें बंद करके भी आंसर दे सकते हो। फ्यूनिकल, न्यूसेलस, कैरेनकस या पेडिसल, सब इंग्लिश के नाम है। तो फ्यूनिकल यानी कि बीजांड व्रंत, बीजांड व्रंत। आज का मेरा कॉन्सेप्ट रिवीजन के साथ साथ ये भी था कि अगर अभी भी आप जागे नहीं है और सिर्फ हिंदी 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 किए जा रहे हैं तो अपने आप को सुधार लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सब मॉडल पेपर के और आए हुए क्वेश्चंस है जहाँ पे हिंदी के वर्ड, इंग्लिश के वर्ड को हिंदी बना के दे रखा है। तो प्लीज अभी भी सजग हो जाइए, एक बार माइंड में रखें उस चीज को। जो फ्यूनिकल होता है बना दूं वापस, अपना तो रोज का काम है बनाने का, ठीक है। ये हो गया अध्यावरण। लास्ट टाइम जो है बीजांड की संरचना के साथ खत्म करते हैं, इंटेग्यूमेंट जिसको कहते हैं, इंटेग्यूमेंट, स्पेलिंग देख लेना भैया, ठीक है, अपने जल्दी थोड़ा सा उस हिसाब से। ये है एग, ये है द्विकेंद्र की जिसमें भ्रूणपोष होता है, ये वहां पे सिनर्जिएट और ये सब, ये एंटीपोडल। मेन हमारा था बीजांड व्रंत, फ्यूनिकल। नोट्स में सब कुछ हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, पढ़ाया भी हिंदी इंग्लिश में। ये इंटेग्यूमेंट हो गया। ये क्या है भाई, ये है बीजांड द्वार, बीजांड में घुसने का द्वार, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड। ये है चलेजा, हिंदी में भी चलेजा ही कहते हैं इसको। निभाग, निभाग कहते हैं, निभाग, निभाग। ये द्विकेंद्र की अवस्था, ठीक है। ये अंदर वाला क्या है, भ्रूणपोष है। खत्म फ्यूनिकल। सेकेंड लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, वह स्थान जहां बीजांड और बीजांड व्रंत से जुड़ा होता है क्या कहलाता है। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया उसमें एक चीज छोड़ दी थी क्योंकि क्वेश्चन आने वाला था। चलेजल, बीजांड द्वार, बीजांड काय या नाभिका। बीजांड काय कहा था उसी डायग्राम में बनाती हूँ मैं। यहाँ पे ये तो मैंने पूरा भ्रूणपोष बना दिया, लेकिन जब भ्रूणपोष नहीं बना होता, जब भ्रूणपोष नहीं बना होता
तो क्या होता है, यहाँ पे जो कोशिकाएं होती हैं अविभेदित, उनको बीजांडकाय या न्यूसेलस कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था। बीजांड चलेजा आपको पता है, नाभिक जो है इसका सही आंसर है। अब तो आप पहचान लेंगे क्योंकि बीजांड द्वार ये है, चलेजा ये है, तो हमसे तो ये कह रहा है कि बीजांड, यानी कि ये बीजांड है, ये बीजांड है और ये बीजांड व्रंथ है। फ्यूनिकल, ये इससे जिस जगह पे जुड़ा हुआ रहता है, वो जगह कोई निश्चित नहीं है पर एक इमेजिनेशन है कि वो ये वाली जगह है। इसको क्या कहते हैं, नाभिक। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, हाइलम। ठीक है, हाइलम कहते हैं इसको, डी। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है, आवृत बीजों में मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है। सबसे इजी क्वेश्चन है भाई, भ्रूणपोष, भ्रूणकोश, भ्रूण या युग्मनज। कई बच्चे जो है, अभी तक मैं किसी को पूछ लूं ना आप में से 4-5 को कि भ्रूणपोष और भ्रूणकोश में क्या फर्क होता है तो उलझ जाओगे, नहीं होता क्लियर। ट्रिक भी बता दी मैंने, अभी फिर बता रही हूँ, सुनो मेरी ध्यान से बात। भ्रूणपोष, पोष वर्ड आ रहा है इसके अंदर, पोष का मतलब खाना, फूड, ये तो खाना देगा। और खाना कब देने की जरूरत होती है, खाना तो भ्रूण को दिया जाता है। खाना किसको दिया जाता है, भ्रूण को, एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो यानी किससे बना हुआ है, जाइगोट से। जाइगोट बना है इसका मतलब निषेचन हुआ होगा। तो भाई ये जो कहानी है, ये जो भ्रूणपोष है, ये तो निषेचन के बाद बनता है। और कैसा होता है ये, 3N होता है, जो कि वो भ्रूणपोष के अंदर 2 केंद्रक होते हैं ना बीचों बीच, उससे एक दूसरा नर युग्मक आके मिलता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तब बनता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अभी तो मैं काफी बार लिख चुकी हूं, यहां लिख देती हूं, भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म। 3N होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। जबकि भ्रूणकोश, ये तो कोश है। अब देखो, एक याद हो गया तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। पोष मतलब भोजन, इसमें पोष नहीं आ रहा है, मतलब इसका भोजन से तो कोई लेना देना नहीं, ये तो सिर्फ एक सैक है, यानी कि ये कोश एम्ब्रियो सैक है। ये सैक का मतलब थैला, कोश, वो एंडोस्पर्म है। ये क्या होता है, ये मादा युग्मकोद्भिद है। जिसके अंदर वो सारी सेल्स होती है, अंडा, सिनर्जिएट, सहायक कोशिका, वो जो हम बनाते हैं, 8 कोशिकीय वाली अवस्था है ना, 8 केंद्रकीय न्यूक्लियस और 7 सेल स्टेज जो होती है, उसको कहते हैं भ्रूणकोश। तो दोनों अलग अलग है। ये फर्टिलाइजेशन से पहले की कहानी है, मादा युग्मकोद्भिद है, N होता है, ये वो 3N है। ठीक है, समझ गए अंतर। कई बच्चे बार बार सेम डाउट ग्रुप में भी यही सवाल पूछते हैं, कितनी बार बता दूं उनको। एक बार नोट कर लो इसको, ध्यान से लॉजिक लगा लो, एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद रहेगा। तो ये पूछ रहा है कि आवृत बीज में मादा युग्मकोद्भिद कौन है, कौन है भाई मादा युग्मक, भ्रूणकोश। जिसका ये सवाल सही निकला उसको मेरी तरफ से 10,000 शाबाशियां, उससे आगे कुछ नहीं दे सकती। 2 रोटी ज्यादा खा लेना, सर्दी का टाइम है, जलेबियां ठूस लेना, समोसा ठूस लेना, और कुछ। चलिए, तो आज के एमसीक्यूज की कहानी को यहीं पे समाप्त करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएंगे आप कि आपके कितने सही हैं और कैसी आपकी तैयारी चल रही है। तो मिलते हैं, लाइक शेयर जरूर करेंगे, एमसीक्यूज है, सभी के काम आएंगे। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी या 1 शॉट्स के साथ। तब तक के लिए